हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम एड्रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड को देखें तो ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसका बेसिकली काम होता है बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करना। यानी कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही होता है हॉर्मोन्स रिलीज करना। और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इनको बनाकर आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। इनको बनाकर आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही फायदा होता है, जो सबसे मेन फायदा है, दैट इज सिग्नलिंग। एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल पहुंचाना या फिर कुछ काम करवाना हमारी बॉडी में, ये सारे काम हार्मोन करता है। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड देखें दोस्तों तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास दो एड्रीनल ग्लैंड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे पास दो किडनी होती है। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें दोस्तों तो एड्रीनल ग्लैंड दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉर्टेक्स हिस्सा और एक होता है मेड्यूला हिस्सा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो यहाँ वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा, उसे हम कॉर्टेक्स हिस्सा कहते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम मेड्यूला हिस्सा कहते हैं। जो कॉर्टेक्स हिस्सा होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है तीन हिस्सों में, दैट इज ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलरिस। तो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस, और उसके अंदर सबसे अंदर प्रेजेंट होता है जोना मेड्यूला का हिस्सा। तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से चार हिस्से हो गए। तीन हिस्से जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स में है और एक मेन हिस्सा जो है वो एड्रीनल मेड्यूला का। अब ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं ये अपने हिसाब से हॉर्मोन्स की सिंथेसिस कराते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन सा हिस्सा बनाता है। सबसे पहले हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर फोकस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम एड्रीनल मेड्यूला पे चलेंगे। तो जो ना ग्लोमेरुलोसा जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसका काम होता है हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना। नेक्स्ट होता है जोना फेसिकुलाटा, ये रिलीज करता है कोर्टिसोल नाम के एक हार्मोन को। और नेक्स्ट होता है जोना रेटिकुलरिस, जो कि रिलीज करता है एंड्रोजन हार्मोन को, जो कि एक सेक्स हार्मोन होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है वो एल्डोस्टेरोन को बनाता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है इसे मैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों कह सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि मिनरल यानी कि वाटर और सॉल्ट से रिलेटेड है कुछ। तो जोना फेसिकुलाटा जो है कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी हम इसे कहते हैं, इसका रिलेशनशिप ग्लूकोज के साथ है। और जोना रेटिकुलरिस को हम सेक्स हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एंड्रोजन एक खुद सेक्स हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये तीनों के तीनों रीजन्स जो हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो हिस्से हैं वो स्टेरॉइड्स को रिलीज कर रहे हैं। अलग अलग स्टेरॉइड को तीनों के तीनों रिलीज कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक एक करके हम सबको देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बताई कि सबसे पहला हिस्सा होता है ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा का काम होता है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करना। अब एल्डोस्टेरोन का सबसे बेसिक काम यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन है ये उसके पास जाता है और नेफ्रॉन को बोलता है कि यार आप क्या कर रहे हो, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करो, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करो। बिकॉज डेफिनेटली से बात है, अगर सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा ऑस्मोटिक बैलेंस इधर उधर होगा और इसकी वजह से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। तो हमारा जो नेफ्रॉन है उसके पास एक तो होता है डीसीटी और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसके पास बेसिकली एल्डोस्टेरोन जाके रिएक्ट कराता है। तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के ऊपर ये एक्ट करेगा। इनके पास प्रेजेंट होते हैं पी सेल्स। पी सेल्स को बोला जाएगा कि आप सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करो, यानी कि सोडियम को एब्जॉर्ब करो। हमारी बॉडी में सोडियम की नीड है। अगर सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियस सी बात है वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। अब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो किसी और आयन को हमें सिक्रीट करना पड़ेगा, तो यूरिन में पोटेशियम को सिक्रीट कराने का मैसेज देता है। तो एल्डोस्टेरोन का बेसिकली क्या काम होता है कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लो और पोटेशियम को सिक्रीट कर लो, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चले, नेक्स्ट आता है फेसिकुलाटा, जो कि बीच वाला हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स का। इसका काम होता है बेसिकली कॉर्टिसोल को रिलीज करना, या हम इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में होती है तब इस कंडीशन में इसको रिलीज किया जाता है।
तीसरा हिस्सा होता है दोस्तों रेटिक्युलरिस का। रेटिक्युलरिस जो हिस्सा है उसका काम है एंड्रोजन को रिलीज करने का। एंड्रोजन जो होता है वो DHEA हार्मोन कहलाता है, इसको रिलीज कराया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। तो इसको रिलीज किया जाता है डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। एंड्रोस्टेरॉन इसको यहाँ पर बेसिकली रिलीज किया जाता है। ये एक एंड्रोजन हार्मोन है जिसको रेटिक्युलरिस रिलीज करता है। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एल्डोस्टेरॉन। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का काम होगा कि हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें सोडियम को इंक्रीज करे, रीएब्जॉर्ब करके सोडियम को। और वही इसका काम होता है कि यूरिन में पोटाशियम को इंक्रीज करे, यानी कि पोटाशियम को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये पोटाशियम के अमाउंट को डिक्रीज करेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। अब हमारा जो सेल है उसके बाहर फ्लूइड होता है, फ्लूइड में भी आयंस प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम पोटाशियम को हमारी बॉडी से रिलीज आउट कर देंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे सेल्स के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके पास डेफिनेटली सी बात है कि पोटाशियम का अमाउंट कम हो जाएगा। अब ये एग्जैक्टली करता क्या है एल्डोस्टेरॉन, एग्जैक्टली करता कैसे, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज़ चलती है रास पाथवे के थ्रू, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। शुरुआत कैसे होती है, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। समझिए हमारी बॉडी में जो वाटर है वो कम हो चुका है, हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम हो चुका है, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो चुका है। अब इस कंडीशन में शुरुआत होती है दोस्तों किडनी से। यहाँ पर किडनी जो है वो एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जिसका नाम होता है रेनिन मॉलिक्यूल। सबसे पहले किडनी ने रेनिन मॉलिक्यूल रिलीज किया क्योंकि किडनी के पास कम पानी आ रहा है, किडनी के पास जो वाटर का अमाउंट है, ब्लड का अमाउंट है वो रिड्यूस हो चुका है, तो वो रेनिन को रिलीज करता है। ये रेनिन अब कहाँ जाएगा दोस्तों? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जब रेनिन है तब उसको एंजियोटेंसिनोजन मिलेगा। इस एंजियोटेंसिनोजन को लीवर में सिक्रीट किया गया था। लीवर से सिक्रीट होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में आया। ब्लड में रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अभी एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ब्लड में है, इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है जिसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रिलीज करवाया गया था लंग्स के द्वारा। तो लंग्स ने यहाँ पर इस एंजाइम को रिलीज किया है ब्लड में, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 बना है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत सारे फंक्शन करेगा ताकि हमारी बॉडी में जो वाटर है उसका अमाउंट वापस से इंक्रीज हो सके। इसी में ही ये एड्रीनल ग्लैंड के पास भी जाता है और एड्रीनल ग्लैंड को बोलता है कि आप एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन को रिलीज करो। तो एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज कब हो रहा है दोस्तों? जब रास पाथवे चल रहा है और जब बॉडी को मैसेज मिल रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, वाटर का अमाउंट कम हो चुका है, तब इसको रिलीज करवाया जा रहा है। आप इसी चीज को यहाँ पर देख भी सकते हो। रेनिन आया जिसने एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से रिलीज हुआ था उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पर एस आया जिसने लंग्स में एस को रिलीज कर, एस लंग्स जो है उसमें एस को रिलीज करवाया गया और उसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवाया। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाके एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाता है जो सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है और हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से कहानी चलती है। आप यहाँ पर प्रॉपरली देख भी सकते हो कि ये पी सेल में कैसे टारगेट करता है। मैंने आपको कहा था ना कि नेफ्रॉन के पी सेल्स को टारगेट किया जाएगा। एग्जैक्टली पी सेल्स को टारगेट किस तरीके से किया जाता है आप ये भी देख सकते हो। एल्डोस्टेरॉन जो है दोस्तों वो एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड हार्मोन होने की वजह से क्या कर सकता है, ये सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद उसका रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर होगा। अब सेल के अंदर रिसेप्टर है, वो जाकर किसी ना किसी डीएनए के ऊपर बैठेगा। रिसेप्टर और एल्डोस्टेरॉन किसी ना किसी डीएनए के ऊपर जाकर बैठेगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्क करेगा और इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और उससे प्रोटीन्स बनवाएगा। बहुत सारे प्रोटीन्स बनवाएगा, जैसे कि सोडियम चैनल बनाएगा जिसकी वजह से सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है और एल्डोस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है या बनना है वो पूरी तरीके से वाटर और सोडियम पे डिपेंडेंट होता है कि हमारी बॉडी में वाटर कितना है, सोडियम कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है।
अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट होता है कॉर्टिसोल, जिसको सेकंड जो हिस्सा था यानी कि जोना फेसिकुलाटा जो था इसने रिलीज किया था। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जोना फेसिकुलाटा जो कॉर्टिसोल को रिलीज कर रहा है दोस्तों, ये बेसिकली ना स्ट्रेस हार्मोन होता है। आपको जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो, स्ट्रेस्ड कंडीशन में आप हो, तब ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। तो स्पेसिफिकली इसका रिलीज कब आता है, ईदर स्ट्रेस कंडीशन में या फिर जब हम ट्रॉमा कंडीशन में होते हैं, इस कंडीशन में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कॉर्टिसोल बहुत सारे फंक्शंस कराता है। अब हमारी बॉडी में स्ट्रेस के टाइम पे जो जो फंक्शंस होने चाहिए वही सारे फंक्शंस कॉर्टिसोल कराएगा। जैसे कि कॉर्टिसोल यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, कॉर्टिसोल यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, यानी कि ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देना। तो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर सकता है। इवन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हो जाता है तो उसकी वजह से एड्रीनल डायबिटीज़ जैसी कंडीशन भी आ सकती है। बिकॉज फाइनली कॉर्टिसोल कर क्या रहा है, फाइनली कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा इसका फंक्शन एक मेजर होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर की तरह वर्क करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जाके आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बोले कि अभी काम मत करो। जैसे कि ये WBC के काम को कम करवा देता है, WBC के माइग्रेशन को कम करवा देता है। हमारे इम्यून सेल्स को बोलता है कि अरे आप फेगोसाइटोसिस मत करो, फेगोसाइटोसिस को रिड्यूस करवा देता है। ये एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह वर्क करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को बोला जा रहा है कि अभी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और स्ट्रेस में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ये शांत करने का काम करता है। तो ये जो है मेजर फंक्शंस कॉर्टिसोल करवाता है। जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो दोस्तों, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है, लिपोलाइसिस कराता है, लिपिड का ब्रेकडाउन भी करवाता है। तो ये काम हो गया जोना फेसिकुलाटा का। तीसरा जो हिस्सा होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, जोना रेटिकुलरिस होगा, जिसका काम होता है DHEA को रिलीज करना, डिहाइड्रो एंड्रोस्टेरॉन को रिलीज करता है, जिसका नाम यहाँ पर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब ये करता क्या है, असिस्ट करता है इन अर्ली ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। हमारी बॉडी में हेयर्स डेवलप करवाता है, फीमेल्स में लिबिडो लेकर आता है। इससे ईस्ट्रोजन की भी सिंथेसिस होती है। जैसे अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज आ गया तो उस कंडीशन में ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन नहीं बना रही है, तो उस कंडीशन में जो ईस्ट्रोजन बनाएगा इधर एड्रीनल ग्लैंड में जो ये वाला हार्मोन है, इससे आप ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये काम करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जोना रेटिकुलरिस प्रेजेंट होता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया दोस्तों, फेसिकुलाटा क्या करता है, ग्लोमेरुलोसा क्या करता है और रेटिकुलरिस क्या करता है। हमें ये भी समझ में आ गया कि जो ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन है ये तो कंट्रोल में है हमारी बॉडी के मिनरल्स के, वाटर के, सॉल्ट के। अब अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसे कौन रेगुलेट करता है, तो इसे रेगुलेट करने का काम होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का। होता क्या है, हाइपोथैलेमस CRH हार्मोन रिलीज करता है जो कि जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाता है और कॉर्टिसोल का रिलीज करवाता है। अगर कॉर्टिसोल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक भी भेज सकता है और ये इनहिबिट भी कर सकता है CRH को और ACTH को, यानी कि हाइपोथैलेमस को बोल सकता है कि बहुत सिंथेसिस हो चुकी है, आप और सिंथेसिस मत करो। मतलब ये नेगेटिव फीडबैक भी भेज सकता है। अगर हम दोस्तों ACTH के बारे में देखें तो ACTH कहाँ बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, लेकिन ACTH डायरेक्टली नहीं बनता है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपको ACTH की सिंथेसिस करनी है तो उसके लिए पहले सिंथेसिस होगी प्रोपियोमिलानोकॉटिन की, जिसे हम शॉर्ट में POMC कहते हैं। सबसे पहले इसकी सिंथेसिस होगी, फिर इसको कट किया जाएगा प्रो हार्मोन कन्वर्टेज के द्वारा, जिसकी वजह से आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सकते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ACTH भी है। आप देख सकते हो अगर आप इसे एन टर्मिनल हिस्से से कट करोगे तो एन टर्मिनल प्रोटीन बनेगा,
बीच में एक ज्वाइनिंग प्रोटीन बनेगा और इस हिस्से को अगर आप कट करोगे तो ACTH बनेगा और इसका आगे वाला जो हिस्सा है वो बनाएगा लिपोट्रोपिन, बीटा लिपोट्रोपिन। अगर आपने एन टर्मिनल प्रोटीन को फर्दर कट किया तो गामा MSH बन सकता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपने ACTH को फर्दर कट किया तो अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेंगे और क्लिप बनेंगे। और बीटा ट्रोपिन को फर्दर कट किया तो गामा लिपोट्रोपिन, बीटा एंडोर्फिन और बीटा MSH बनेगा, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रो हार्मोन कन्वर्टेज वर्क करता है और डिफरेंट तरीके की हार्मोन्स की सिंथेसिस कर सकता है, ACTH की, बीटा लिपोट्रोपिन की, अल्फा MSH की, गामा MSH की, बीटा MSH की। इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दोस्तों बन सकते हैं। तो डायरेक्टली ACTH की सिंथेसिस नहीं होती। ACTH की सिंथेसिस करने के लिए आपको पहले सिंथेसिस करनी पड़ेगी POMC की, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। जो ACTH है वो 1 से लेकर 39 अमाइनो एसिड का बना होता है। अगर आप इसे फर्दर कट करते हो तो 1 से 13 अमाइनो एसिड का बन जाता है अल्फा MSH और 18 से 39 अमाइनो एसिड का बन जाता है क्लिप। बीटा लिपोट्रोपिन को कट करोगे तो वो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरीके से ACTH हार्मोन की सिंथेसिस होती है। ये जो ACTH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाकर यहाँ पर ये GPCR सिग्नलिंग चलाएगा और GPCR सिग्नलिंग चला के ये प्रोटीन काइनेस A को बनवाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। कॉर्टिसोल खुद में भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो अगर मुझे उसकी सिंथेसिस करानी है उसके लिए मुझे चाहिए होगा कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल स्टोर करके रखता है LDL के फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पर LDL से कोलेस्ट्रॉल को पहले रिलीज करवाना पड़ेगा, फ्री कोलेस्ट्रॉल पहले बनवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में प्रोटीन काइनेज एक कोलेस्ट्राइल एस्टर हाइड्रोलेज को एक्टिवेट करेगा, CEH हम इसे बोल सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल LDL से निकलवाएगा। एक बार कोलेस्ट्रॉल निकल गया फिर कोलेस्ट्रॉल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहां पर कोलेस्ट्रॉल को प्रोग्नेनोलॉन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रोग्नेनोलॉन है इससे आप कॉर्टिसोल की सिंथेसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को निकलवाना पड़ेगा और कोलेस्ट्रॉल को निकलवाने के लिए हमें सिग्नलिंग चलवानी पड़ेगी जो ACTH के थ्रू चलेगी। एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होगा आइए हम समझते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार कोलेस्ट्रॉल माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो उसे प्रोग्नेनोलॉन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए होगा CYP11A1। इस एंजाइम का नाम यहाँ पर होता है P450। तो ये सबसे पहला एंजाइम होगा, क्लीवेज एंजाइम होगा, कोलेस्ट्रॉल को प्रोग्नेनोलॉन में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोसेस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद प्रोग्नेनोलॉन माइटोकॉन्ड्रिया से SER में चला जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस दोस्तों कर दी जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस में एंजाइम होगा नॉन P450, पूरा नाम है 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज। एक बार प्रोजेस्टेरॉन बन गया, इस प्रोजेस्टेरॉन से हम सिंथेसिस करेंगे डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन की। इसके लिए हमें चाहिए होगा CYP21A2, यहाँ पर था A1, यहाँ पर है A2। एंजाइम का नाम आएगा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। इसके बाद ये जो डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कोर्टिकोस्टेरॉन बना लेगा। इसके बाद जो एंजाइम्स होंगे वो होंगे एल्डोस्टेरॉन सिंथेस। डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन से कोर्टिकोस्टेरॉन बनाने के लिए हमें 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, और उसके आगे फिर यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन सिंथेस आ रहा है। तो इस तरीके से इसकी सिंथेसिस करवाई जाएगी दोस्तों। इस तरीके से होगा, सबसे पहले हमें प्रोग्नेनोलॉन बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर स्मूथ ER में जाके प्रोजेस्टेरॉन बनेगा जिसमें नॉन P450 आएगा। प्रोजेस्टेरॉन से डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बनेगा जिसके लिए हमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। फिर हमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कोर्टिकोस्टेरॉन बनाना है जिसके लिए हमें 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज चाहिए। फिर हमें यहाँ पर 18 हाइड्रोक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बनाना है, एल्डोस्टेरॉन सिंथेस चाहिए, और फिर हमारा एल्डोस्टेरॉन भी बन सकता है। तो इस प्रोसेस से दोस्तों आप यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन की सिंथेसिस भी करवा सकते हो। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है।
तो ये तरीके से यहाँ पर आपने एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवा दी। अब ये सारी चीज़ें थी दोस्तों कॉर्टिसोल के बारे, सॉरी हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रीनल कॉर्टेक्स से अगर हम एड्रीनल मेड्यूला की तरफ चलें दोस्तों, तो एड्रीनल मेड्यूला में क्रोमाफिन सेल्स होते हैं जिनका काम होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को बनाना। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को कैथिकॉल अमाइन बोला जाता है और ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली फ्लाइट, फ्राइट, स्ट्रेस, इन सारी कंडीशन में हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज करती है। जब हमारी बॉडी बहुत डरी होती है या फिर जब हमारी बॉडी को लड़ना होता है, जब हमारी बॉडी को दौड़ना होता है, इन सभी कंडीशंस में इसकी सिंथेसिस करवाई जाती है। अगर हम इनके सिंथेसिस के स्टेप्स देखें दोस्तों, सबसे पहले होता है फिनाइलएलेनिन, फिर बनता है टायरोसिन, फिर आता है डोपा, फिर डोपामाइन, आफ्टर दैट नॉर एपिनेफ्रिन एंड फाइनली एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर 2 बार दोस्तों हाइड्रोक्सिलेशन कराया जाएगा, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन और फिर से एक बार हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के बाद मिथाइलेशन होगा। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं हर एक स्टेप करवाने के लिए। स्पेशली जो लास्ट स्टेप होता है उसके लिए आता है PNMT, जिसका नाम है फिनाइल इथेनॉल एन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि स्पेशली एक सॉल्यूबल एंजाइम होता है और कंट्रोल में होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कैथिकॉल अमाइंस की सिंथेसिस करवाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप इनकी सिंथेसिस चलेगी। तो हाइड्रोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड मिथाइलेशन। तो HHDHM इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। अब ये सारा तो दोस्तों हो गया एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अब हम समझते हैं कि अगर एड्रीनल ग्लैंड में हार्मोन्स का अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एड्रीनल ग्लैंड हाइपो एड्रीनलिज्म में चला गया, मतलब एड्रीनल ग्लैंड कम काम कर रहा है, इनसफिशिएंटली काम कर रहा है, इस कंडीशन में आपको एडिसन्स डिजीज हो सकती है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो एल्डोस्टेरोन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का अमाउंट, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में सोडियम डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। आपकी बॉडी में ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज की सिंथेसिस कॉर्टिसोल कैसे करवाएगा। इस कंडीशन में पोटेशियम, कैल्शियम, यूरिया का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पोटेशियम सिक्रीट भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर ACTH का जो अमाउंट है वो भी बढ़ने लगेगा। ACTH का अमाउंट क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रही है भाई मैं मैसेज दे रहा हूँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं और सिग्नल देता हूँ और सिग्नल देता हूँ और सिग्नल देता हूँ, तो ACTH का अमाउंट बढ़ने लगेगा। इसी के ही जस्ट अपोजिट होता है हाइपर एड्रिनलिज्म, जिसमें कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। इतना काम करने की जरूरत नहीं है पर वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। अब इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट घटने लगेगा, पोटेशियम का अमाउंट जो है सोडियम का अमाउंट बढ़ने लगेगा क्योंकि ज्यादा वर्क हो रहा है ना, पोटेशियम कम होने लगेगा, कैल्शियम कम होने लगेगा, यूरिया कम होने लगेगा। रीजन बीइंग एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में ACTH कम हो जाएगा क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर पिट्यूटरी को नहीं बोलेंगे कि आप एड्रीनल ग्लैंड का सिक्रीशन कराओ। ऐसे ही एक होता है कॉर्न सिंड्रोम। कॉर्न सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें स्पेसिफिकली जो एल्डोस्टेरोन है वो लार्ज अमाउंट में बनता है दोस्तों, स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरोन का अमाउंट लार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी थी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं या नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस दोस्तों जो कि CSIR में पूछे गए थे। ये एक क्वेश्चन था दोस्तों जो CSIR ने जुलाई 2025 में पूछा था, मतलब इस बार के एग्जाम में पूछा था। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें ना 3 ऑप्शन सही है, इसमें B ऑप्शन भी सही है, C ऑप्शन भी सही है, D ऑप्शन भी सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें CSIR ने B और C दोनों ऑप्शंस को सही कर दिया था क्योंकि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है SCR में होता है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज SCR में होता है। अभी हमने डायग्राम में देखा था, फ्लो चार्ट में देखा था, आप उसको देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर B, C, D तीनों स्टेटमेंट सही थी।
ऐसे ही एक क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि फेब 2025 में हुआ था ना दिसंबर वाला एग्जाम, उसमें पूछा गया था। उसमें बोला गया था कि कोई एस एंजाइम है, हमें पता है एस क्या करता है दोस्तों, एस जो है वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनवाता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस होती है। अब ये बोल रहा है एस इनहिबिटर शुड नॉट बी गिवन टू अ पर्सन विथ सिवियर लॉस ऑफ ब्लड बिकॉज, कह रहा है कि जो एस इनहिबिटर है आपको ऐसे पर्सन को नहीं देना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लिए इनहिबिटर जब नहीं होगा तभी तो एल्डोस्टेरोन बन पाएगा, और जब एल्डोस्टेरोन बनेगा तभी तो वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा। किसी में ब्लड लॉस हो चुका है तो हमें क्या करवाना है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना है ना। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, दीज विल इंक्रीज रीनल ट्यूब्यूलर पोटेशियम सिक्रीशन, दीज विल रिलैक्स स्मूथ मसल इन आर्टरीज, दीज विल रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन एंड देयरबाय प्रिवेंट वाटर रिटेंशन, these will decrease renal tubular NaCl and water excretion। एल्डोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज करके वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। अब इस कंडीशन में अगर हम समझें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें, दिस विल रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन एंड देयर बाय प्रिवेंट वाटर रिटेंशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमने इनहिबिटर दे दिया तो इनहिबिटर तो वाटर रिटेंशन को ब्लॉक कर देगा। वो क्यों चाहेगा कि वाटर रिटेन हो, अगर इनहिबिटर है तो वो तो इस पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, मुझे ब्लॉक नहीं कराना है। तो यहाँ पर अगर इनहिबिटर होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगा, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगा। सी ऑप्शन पक्का करेक्ट हो गया, इसे काट दो, इसे काट दो। This will increase renal tubular potassium secretion। पोटेशियम सिक्रीशन इंक्रीज कैसे होगा, पोटेशियम सिक्रीशन तो डिक्रीज होगा ना, बिकॉज अगर एस इनहिबिटर आ जाता है तो वो एल्डोस्टेरोन को काम नहीं करने देगा। अगर एल्डोस्टेरोन काम नहीं करता है दोस्तों तो इस कंडीशन में ना ही तो पोटेशियम एक्सक्रीट होगा और ना ही सोडियम एब्जॉर्ब होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो 2021 में इन्होंने पूछा हुआ है कि कैथेकोलामाइन जो डोपामाइन होते हैं, एपिनेफ्रिन होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, इनसे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, कैथेकोलामाइन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो होता है वो सॉल्यूबल एंजाइम और डोपा से डोपामाइन बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब भी हमने ये चीज़ देखी थी दोस्तों, इससे मुझे पता चल गया या तो ए ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। TNMT जो होता है वो सॉल्यूबल एंजाइम होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इंड्यूस होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो CSI ने दिसंबर 2016 में पूछा था। इसमें इन्होंने डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा और आपसे पूछा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अगर हम ए देखें तो कोलेस्ट्रॉल से प्रोग्रेनुलॉन कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसको काटो, इसको काटो। प्रोग्रेनुलॉन से प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस होती है, इसे काटो, हमें पता चल गया बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम रुक करें, ये क्वेश्चन CSIR ने 2017 में पूछा था कि अगर यहाँ पर एडिसन्स डिजीज हुई तो इस कंडीशन में क्या होगा। एडिसन्स डिजीज होने का मतलब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का अमाउंट कम हो गया है, आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम हो गया, तो इसकी कंडीशन में आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं, ग्लूकोज लेवल घटेगा, आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी। तो इस कंडीशन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बन रहा, वेट कहाँ से बढ़ेगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में CSIR ने क्वेश्चन पूछा था, आप यहाँ पर देख सकते हो ए, बी और सी आपको बताना है क्या है यहाँ पर एंजाइम्स। कोलेस्ट्रॉल से प्रोग्रेनुलॉन कौन बना रहा है, प्रोग्रेनुलॉन से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन से 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन कौन बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले आता है P450 जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से प्रोग्रेनुलॉन बनाता है। ए का क्या हो गया, सेकेंड हो गया, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। उसके बाद प्रोग्रेनुलॉन से प्रोजेस्टेरॉन अगर मुझे बनाना है दोस्तों, वो कौन बनवाता है, D3 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। जैसे ये सही हो गया, मुझे पता चल गया सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन CSIR ने जून 2019 में पूछा था दोस्तों। POMC से हम यहाँ पर डिफरेंट की सिंथेसिस करा सकते हैं। अब इन्हें आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इन सब में से आपको बताना है।
तो अगर हम यहाँ पर देखें ए जो है वो बेसिकली क्या हो 1 से 39 अमाइनो एसिड का बना हुआ, डेफिनेटली सी बात है ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, हमने पढ़ा है। तो ए का यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअली ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। तो ए का हो गया फर्स्ट, ए का जैसे ही फर्स्ट हो गया इसे कट कर दो, इसे कट कर दो। बी यहाँ पर है 42 से लेकर 134 अमाइनो एसिड, या फिर ए को कट करके आपने सी बनाया। ए को जब हम कट करते हैं तो यहाँ पर किस चीज़ की सिंथेसिस होती है, अगर आपको ये याद होगा तो आप कर सकते हो। हमें पता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, तो यहाँ पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे ही हमें पता चला ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन CSIR ने पूछा था 2021 के पेपर में। आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड। हमें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है दोस्तों, बिकॉज ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर जाके बाइंडिंग शो कर सकता है। तो ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो इसका रिसेप्टर सरफेस के पे नहीं होगा, इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। किसी भी स्टेरॉइड हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो सेल के अंदर होता है। जैसे ही ए कट हुआ मुझे पता चल गया या तो ये सही है या फिर ये सही है। बी ऑप्शन जैसे ही सही हुआ मुझे पता चल गया ये ऑप्शन सही है। दे इनिबिट ACTH, हाँ वो इनिबिट करते हैं ACTH को। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट अगर आप करोगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का तो आपको एट्रोफी हो जाएगी और अनरिस्पॉन्सिव एड्रीनल आ जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रोल सर्कैडियन वेरिएशंस के साथ भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी होता है, तो डज नॉट वाली बात जो है वो दोस्तों गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एड्रीनल ग्लैंड की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी और सारे क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो गए होंगे। आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको जितनी भी सिंथेसिस है वो भी क्लियर हो जाएंगी, कौन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना है तो हम mRNA बैच के साथ शुरू कर रहे हैं CSIR नेट के लिए 25 सितंबर 2025 से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू स्टडी विद मी फॉर एनी अदर एग्जाम तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको एड्रीनल ग्लैंड क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा कि एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस होता है। सब अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।